हेलो एवरीबॉडी, करियर राइट हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपने पिछले कुछ वीडियोस में हमने काफ़ी सारे डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ को डिस्कस किया है। लेकिन इससे पहले कि आप उन बिजनेस आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर पाएँ और एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना होगा। और वो काम आपको ये करना होगा कि आपको अपने बिजनेस को कॉन्स्टिट्यूट करना होगा। यानी कि आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये डिसाइड करना होगा कि आपको अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में करना है, पार्टनरशिप में करना है, आप एक एलएलपी बनाएंगे या आप एक 1% कंपनी बनाएंगे या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में आप काम करेंगे। देखिए, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो इसलिए बिकॉज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका होता है ये डिसाइड करता है कि आगे जाकर के आपके जो बिजनेस में लाइबिलिटीज़ रहने वाले हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं, या अगर आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो आपका किस तरह का रहेगा, या कौन से कंप्लाइंसेस को आपको मीट करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। अब यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास वो है कि आप अपने बिजनेस को एज सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कीजिए। अब जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सिंगल ओनरशिप। मतलब आप इस बिजनेस के अकेले ओनर हैं, आप ही इस बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है, कोई भी रिस्क होते हैं, तो वो भी आप पर्सनली बेयर करेंगे। यहाँ पर जो आपका बिजनेस है और जो आप हैं, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने खुद के नाम के साथ ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप अपने बिजनेस का एक सेपरेट ब्रांड नेम भी रख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें कि आप काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरा का पूरा बिजनेस का कंट्रोल आपके ही पास रहे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपका एक ऑप्शन है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले आपको बताती हूँ यहाँ पर कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पर है वो है कि इस तरह की जो प्रोप्राइटरशिप होती है उसको सेटअप करना और इसको वाइंड अप करना दोनों काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि आपको किसी तरह के कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा है कि आपका खुद का कंट्रोल पूरा बिजनेस के ऊपर रहता है, और साथ ही के साथ आपको कोई पब्लिक डिस्क्लोजर्स भी नहीं करने पड़ते हैं। एंड सिंस ये आपका खुद का बिजनेस है, सारा काम आपको खुद ही करना है, तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो काफ़ी फास्ट हो सकती है। और साथ के साथ में आपको जो है डायरेक्ट मोटिवेशन भी रहता है, बिजनेस आपका है, जो भी मुनाफा होना है, जो भी नुकसान होना है, वो सब आपका होना है। इसलिए काफ़ी सारा मोटिवेशन भी यहाँ पर रहता है। लेकिन यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पर वो लिमिटेड होते हैं। अब रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल भी लिमिटेड होते हैं, क्योंकि जितना पैसा आप इन्फ्यूज कर सकते हैं सिर्फ वही पैसा आपके पास है। और इसी के साथ साथ अगर मैं स्किल के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो वो भी यहाँ पर लिमिटेड होते हैं, बिकॉज जितनी मैनेजरियल स्किल यहाँ पर आपकी है वो आप लेकर के आते हैं यहाँ पर। आपके पास में दूसरे पार्टनर्स नहीं हैं, दूसरे डायरेक्टर्स नहीं हैं, ठीक है। तो जो लिमिटेड मैनेजरियल एक्सपर्टीज है वो इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। इसी के साथ साथ जो तीसरा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस तरह के बिजनेस में होता है वो होता है कि यहाँ पर आपकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब आप और आपका बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। मतलब अब आपके बिजनेस में जो कुछ भी लॉस होगा वो आपके पर्सनल जो भी असेट्स हैं उनको बेचकर उसको पूरा किया जा सकता है। और इस तरह के बिजनेस में होता क्या है कि जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं, इसलिए आपको लोन्स वगैरह मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में और बताऊं, तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, यहाँ पर आपका जो अपना पैन कार्ड होता है वो आपका सब जगह चल जाता है। चाहे आपको अपने बिजनेस के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन करवाना है या कोई भी और जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं वो सब आपके पर्सनल पैन कार्ड पर होते हैं। इसी के साथ साथ आपको, जैसे कि आप हमेशा करते हैं, आपको अपना एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो फाइल करना ही होता है अपने पैन कार्ड पर। और अगर आप जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपना जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना होगा। अगर आपका रेवेन्यू 20 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है तो फिलहाल आपको जीएसटी फाइल करना भी ज़रूरी होता है। आगे जाकर इस लिमिट में चेंज हो सकता है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हालांकि ये कंपलसरी नहीं है प्रोप्राइटरशिप्स के लिए, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को एमएसएमई के अंतर्गत एज एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की तरह रजिस्टर कर लेते हैं तो ये आपके लिए एडवांटेजेस होता है। अब देखिए, ऐसा पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई जो प्रोप्राइटरशिप है ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन तो था, बिकॉज हम यहाँ पर बिजनेस अकेले ही करना चाहते थे। लेकिन ये जो बिजनेस और हम सेपरेट एंटिटीज नहीं है और बिजनेस का जो सारा रिस्क है वो हमारे एसेट्स के ऊपर आ जाता है,
ये बात थोड़ी नहीं जम रही है। तो इस केस में क्या किया जाए? इस केस में आपके पास जो ऑप्शन है वो है वन पर्सन कंपनी, यानी कि जिसे आप ओपीसी भी कहते हैं। ओपीसी के केस में आप अकेले बिजनेस कर सकते हैं, आप एक प्रोप्राइटरशिप की तरह बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आप और आपकी कंपनी ये दो अलग अलग एंटिटीज होंगी। मतलब अब जो बिजनेस का रिस्क होगा वो आपके पर्सनल असेट्स के ऊपर नहीं आएगा। तो ये जो ओपीसी है ये एक तरीके का कॉरपोरेशन ही है, जिसमें कि आपके पास कंप्लायंसेस कम है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो बिजनेस है वो जस्ट एक वन डायरेक्टर एंड वन मेंबर के साथ स्टार्ट किया जा सकता है, और ये जो डायरेक्टर और मेंबर है ये एक ही इंसान भी हो सकता है। अब ये जो एक इंसान है ये इंडिया का रेजिडेंट एंड इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब एक इंसान जो है वो एक ही ओपीसी फॉर्म कर सकता है, और एक ही ओपीसी में या तो डायरेक्टर हो सकता है या उसका नॉमिनी हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप मल्टीपल ओपीसी फॉर्म कर लें। एंड यहाँ पर इस ओपीसी को फॉर्म करने के लिए कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको आप 1 लाख रुपए तक के ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ में स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब जो एडवांटेजेस होते हैं ओपीसी के, वो मैंने आपको ये तो बताया ही कि ये आप और आपकी जो कंपनी है वो इस केस में सेपरेट लीगल एंटिटीज हो जाती हैं। तो आपको प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट्स भी मिलते हैं और साथ के साथ में कॉर्पोरेशन फॉर्म करने के भी बेनिफिट्स मिलते हैं। आपके जो कंप्लायंसेस हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी सारी आपको एग्जाम्पशंस दी गई हैं। एंड सिंस ये कंपनी है इसलिए यहाँ पर जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो भी ज़्यादा इजीली आपको लोन्स दे देते हैं। अब जैसा कि हमने बात की थी कि प्रोप्राइटरशिप में आपके पास थोड़ा सा स्किल एक्सपर्टीज की भी कमी आ जाती है, बिकॉज आप अकेले ही काम कर रहे हैं। लेकिन ओपीसी के केस में आप स्किल एनरिचमेंट के लिए 15 डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, तो उनके एक्सपर्टीज का भी बेनिफिट आपको मिलता है। एंड सिंस ये ओपीसी वन मेंबर कंपनी है इसलिए आपको यहाँ पर कंपनी को फॉर्म करने के समय एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ता है। अब अगर ओपीसी की लिमिटेशन की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं। और इस ओपीसी का मान लीजिए अगर आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए के ऊपर चला जाता है, या इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो पिछले 3 साल के लिए 2 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाता है, तो उस केस में ये कंपलसरी हो जाता है आपके लिए कि आप अपने ओपीसी को एक प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में आप कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, छोटे लेवल पर अगर काम करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा झंझट नहीं चाहते हैं तो उस केस में ओपीसी डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब अगर इस ओपीसी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आप ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं बहुत ही जल्दी ओपीसी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें कि हम इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, इसके कंप्लायंसेस, सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, अभी तक के हमने जो दोनों स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए इसमें आप बिजनेस के सोल ओनर हैं, यहाँ पर आप अकेले काम कर रहे हैं। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि आप कोई 2 रिलेटिव्स, 2 फ्रेंड्स या कोई और 2 लोग मिल करके काम करना चाहें साथ में। इस केस में आपके पास क्या ऑप्शन है? इस केस में आप एक पार्टनरशिप एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो इस तरह की पार्टनरशिप्स को गवर्न करता है और उनको रेगुलेट करता है। अब इस तरह के पार्टनरशिप एंटरप्राइज को बनाने के लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कि कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ये जो पार्टनरशिप डीड होती है ये आपको, आपके पार्टनर को और पूरे बिजनेस को रन करती है। अब देखिए, जो पार्टनरशिप एक्ट है वो इस तरह की जो पार्टनरशिप एंटरप्राइजेज होती हैं उनको रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं करता है, लेकिन हाँ, इस तरह की जो पार्टनरशिप एंटरप्राइजेज होती हैं इनको रजिस्टर कर लेना यूजफुल ज़रूर होता है, वो बेटर होता है। बिकॉज इनको रजिस्टर कर लेने का जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अब आप कोर्ट में किसी को अगर सू करना है तो वो आप कर सकते हैं, या अगर कोई आपको सू करना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है। मतलब आपको कुछ लीगल अधिकार अब यहाँ पर मिल जाते हैं। हालांकि इस तरह की जो पार्टनरशिप्स होती हैं उनको आप बिजनेस के दौरान कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इनको बिजनेस के शुरू में ही रजिस्टर कर लेना यूजफुल होता है। बिकॉज ये अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिसाइड कर देता है कि अब आपके बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में और ना टोटल बिजनेस की रनिंग में, बिकॉज उन सभी चीज़ों को आपने पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है। अब मैं इस तरह के बिजनेस के एडवांटेजेस की अगर बात करूं तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है वो यही मिलता है कि इसको, इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करना ईजियर होता है इन कंपैरिजन टू रजिस्टरिंग अ कंपनी। और यहाँ पर जो कंप्लायंसेस होते हैं वो भी आपको एलएलपी या कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं। जो भी पार्टनर्स होते हैं वो चाहे 2 हो चाहे ज़्यादा हो, वैसे यहाँ पर 2 से लेकर के 20 तक पार्टनर्स हो सकते हैं।
लेकिन जो भी पार्टनर्स होते हैं वो अपने जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं उनको शेयर कर सकते हैं। अब ये जो शेयरिंग का रेशियो है ये आप अपने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर लीजिए, बिकॉज कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स को इक्वल शेयर मिले। ये आप अपने हर पार्टनर के एफर्ट के हिसाब से, उन्होंने कितना कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर इस तरह के बिजनेस के डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो अगेन यही है कि यहाँ पर जो लायबिलिटीज़ हैं आपकी और आपके पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है। यहाँ पर मतलब कि अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है, किसी भी पार्टनर की गलती से नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई आपके पर्सनल असेट से की जा सकती है। और एक पार्टनर की जो गलती है, एक पार्टनर के कारण अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो उसकी जो भरपाई है वो दूसरे पार्टनर के असेट से की जा सकती है। एंड सिंस यहाँ पर आपके 2 से लेकर के 20 नंबर ऑफ पार्टनर्स तक हो सकते हैं, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पर वो भी लिमिटेड होते हैं। बिकॉज जितना ये 20 लोग लेकर के आ सकते हैं बिजनेस में पैसा या रिसोर्सेज, वही आपके रिसोर्सेज हैं। बिकॉज इस तरह के बिजनेस में भी जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो लोन्स देने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको परपेचुअल सक्सेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इस तरह के बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ईजी होता है और कंप्लाइंसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर अगर कंप्लाइंसेस की बात करूँ तो इस तरह का जो बिजनेस स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका जो कंपनी होती है उसका एक सेपरेट पैन नंबर ज़रूरी होता है और उसका एक सेपरेट टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर भी होता है जो कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। अब भले ही अगर आपको बिजनेस में लॉस हो चाहे मुनाफा हो, दोनों केसेस में आपको अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो हमेशा फाइल करना ही है। और इसी के साथ साथ अगर आपका जो पार्टनरशिप फर्म है उसका एनुअल टर्नओवर 100 लाख रुपीस से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको एक अपना टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ता है। अब हमने देखा कि इस पार्टनरशिप एंटरप्राइज को बनाने के लिए जो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड है, यानी कि जो पार्टनर्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो इस डॉक्यूमेंट में आपको किस तरह की चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले आपको अपना जो पार्टनर्स हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, आपके फर्म का नाम, उसका एड्रेस वो इंक्लूड करना है। उसके बाद हर पार्टनर का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगा वो किस रेशियो में होगा, ये आप लोग आपस में डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं और इसमें डीड में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो किस तरह का होगा, किस किस तरह की एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर करेंगे, ये डिक्लेयर करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको ये देखना होगा कि आपका जो डेट ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस वो क्या है। फिर आपका जो बैंक अकाउंट आप बनाने जा रहे हैं वो किस तरह से ऑपरेट होगा, कौन से पार्टनर को कितने राइट्स होंगे। फिर आपको ये देखना होगा कि आपके जो पार्टनर्स हैं यहाँ पर हर पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनका जो सैलरीज होंगी वो कैसे होंगी, या अगर किसी पार्टनर को नए पार्टनर को आप बिजनेस में लेके आना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा। फिर अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह के कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उनका जो रिड्रेसल का प्रोसेस होगा वो क्या होगा। ये सभी चीज़ें आपको डीड में काफ़ी क्लियरली मेंशन कर लेनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो अननेसेसरीली बिजनेस में बाद में झगड़े का रीज़न बनती हैं। इस तरह की पार्टनरशिप को रजिस्टर करने के लिए आपने एक बार जब ये पार्टनरशिप डीड बना ली, अपने फर्म का नाम डिसाइड कर लिया, तो आप अपने एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो भी आपके स्टेट के हैं उनके पास सबमिट कर सकते हैं विद प्रेस्क्राइब्ड फीस। और एक बार जब ये रजिस्ट्रार आपके एप्लीकेशन को अप्रूव कर देते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपकी जो फर्म है इसको वो एंटर कर देंगे रजिस्टर ऑफ कंपनीज में और आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे। तो देखिए, जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये काफ़ी ईजी है, इसलिए ये काफ़ी कॉमन टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें कि काफ़ी सारे लोग ऑपरेट करते हैं। अब देखिए, अगर आप 2 या ज़्यादा लोग मिलकर साथ में एज पार्टनर्स काम तो करना चाहते हैं, लेकिन वो जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली चीज़ थी उससे बचना भी चाहते हैं, तो उस केस में आपका क्या ऑप्शन है? उस केस में आपका ऑप्शन है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको कि आप एलएलपी भी कहते हैं। ये एलएलपी का जो कॉन्सेप्ट था इंडिया में, ये साल 2008 में आया। और ये जो एलएलपीज होती हैं इसमें आपको पार्टनरशिप और एक कंपनी दोनों के बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। हिंदुस्तान में ये एलएलपीज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से गवर्न होती हैं। अब इंडिया में जो ये एलएलपीज हैं ये 2 पार्टनर्स के साथ फॉर्म हो सकती हैं और यहाँ पर जो अपर नंबर है पार्टनर्स का उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब अगर आपसे थोड़ी सी बात करूँ एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ये एलएलपी होती है ये एक आपकी एंटरप्राइज, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है
आपके और आपके पार्टनर से अलग एक बिजनेस है और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसा कि कंपनीज के केस में होता है। इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर जो आपकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। जो बिजनेस की पूरी रिस्क होती है वो आपके और आपके पार्टनर्स के ऊपर नहीं आने वाली है। ये जो एलएलपीज होते हैं, इनका जो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो भी पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। और अगर यहाँ पर एलएलपीज के डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो यही होता है कि यहाँ पर भी आपको कैपिटल रेज करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी इक्विटी या शेयर होल्डर्स का वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर है वो है कि इन एलएलपीज को कुछ कंप्लायंसेस को मीट करना होता है, और अगर ये उन कंप्लायंसेस को मीट नहीं करते हैं तो यहाँ पर हेवी पेनल्टी होती है उसकी। अब अगर उन डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ जो कि आपको अपने एलएलपी को रजिस्टर करने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पार्टनर्स जो भी यहाँ पर होने वाले हैं उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसमें उनका पैन कार्ड चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होती है। और अगर आपके जो पार्टनर्स हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं तो उस केस में उनका पासपोर्ट भी चाहिए होगा उनके एड्रेस प्रूफ के साथ में। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर चाहिए वो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपके सारे पार्टनर्स का। तीसरी चीज़ आपको चाहिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको कि हम डिन भी बोलते हैं। आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उनका ये चाहिए। उसके बाद में आपका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है एलएलपी का होने वाला है उसका आपको एक प्रूफ चाहिए। उसके बाद में अगर ये एड्रेस आपका रेंट पर आपने लिया है, लीज पर आपने लिया है, तो आपको एक एनओसी चाहिए लैंडलॉर्ड की तरफ से। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म फिलअप कर दीजिए और इस फॉर्म को लेके आप रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, जिस भी स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ का जो रजिस्ट्रार है उसके साथ में सबमिट कर दीजिए। और इसका जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है वो आपको एमसीए के पोर्टल पर सबमिट करना होता है। अब जो लोग थोड़े से बड़े डेवलपमेंट प्लान्स के साथ में ऑपरेट करते हैं और अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए एक जो प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ सेटिंग अप द कंपनी होता है वो होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिनिमम 2 मेंबर्स के साथ में फॉर्म किया जा सकता है और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं वो 200 हो सकते हैं। कम से कम यहाँ पर आपको 2 शेयर होल्डर्स चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं आपके वो मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम 15 हैं। और यहाँ पर जो आपका मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल होता है वो होता है ₹1 लाख। अब ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी लिमिटेड होती है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि यहाँ पर जो सक्सेशन होता है वो परपेचुअल हो जाता है। इसी के साथ साथ सिंस ये कंपनीज जो होती हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट के अंडर, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी कंपनीज के डिटेल्स हैं वो एमसीए की साइट पर चेक किए जा सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन इन कंपनीज की पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है, जिसको कोई भी जाकर के चेक कर सकता है, इसके कारण ये कंपनी ज़्यादा ट्रस्टेड होती हैं। अब यहाँ पर जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो सबसे पहला डिसएडवांटेज यहाँ पर है कि आपको कम से कम 2 डायरेक्टर्स चाहिए और शेयर होल्डर्स भी चाहिए साथ में। इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर ओनरशिप है वो डिवाइड हो जाती है और बहुत सारे डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत सारी ओपिनियंस होने के कारण लिए नहीं जा पाते हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर जो प्रोसीजर है वाइंडिंग ऑफ का, यानी कि इस कंपनी को बंद करने का जो प्रोसीजर है वो एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और दूसरा कॉस्टलियर भी है इन कंपैरिजन टू अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर शेयर्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के वो फ्लेक्सिबली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं और बहुत सी बार ये कंपनीज भी अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को उतना ज़्यादा इनकैश नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड्स। अब इस तरह की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको बनाने के लिए आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस तरह का होगा, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। इस पर मैं आपको एक कंप्लीट अलग से वीडियो बनाकर दे सकती हूँ। इसके अलावा जो ऑप्शंस आपके पास है वो है कि आप एक ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं या एक सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप में से जो मैक्सिमम लोगों के बिजनेसेस होंगे वो हमने जो ऊपर बिजनेस स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं उनमें कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। अगर इसके अलावा आप कोई इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो नीचे अगेन आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उस तरह की वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं। सो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आई रियली होप ये आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगी। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं जो कि बढ़ा सके हम सभी के कमाई के जरियों को, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।